जी। तो यूजीसी नेट योगा, जो कि पहले यूजीसी ही सारे इस एग्जाम को कंडक्ट कराती थी, आजकल एक अलग से टेस्टिंग एजेंसी बन गई है एनटीए के नाम से। इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं। ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, इसकी जिम्मेदारी होती है। वैसे तो जब से एनटीए बनी है तब से ही जा करके एग्जाम में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, और क्वेश्चन भी वगैरह भी गलत होते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इसी के पास है। सीएसआईआर नेट वाला एग्जाम भी इसी की जिम्मेदारी है। तो एनटीए हर साल 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाती है। संभवतः एक तो जून या जुलाई में होता है, और जून, मोस्टली जून में होता है या फिर दिसंबर में। साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। कोविड के टाइम पर थोड़ी सी इसमें डिस्टरबेंस हुआ था, दो दो एग्जाम एक बार करवाए गए थे इकट्ठे संयुक्त रूप से। नहीं तो जून में एक अटेम्प्ट होता है और दिसंबर में। तो 2 अवसर होते हैं साल में, यानी कि 6 महीने के बाद एग्जाम होता है। एक जून में होगा, एक दिसंबर में होगा। तो ये एग्जाम करवाया इसलिए जाता है ताकि बच्चों को जो है आगे जाकर के टीचिंग फील्ड में वो बच्चे जाएं या रिसर्च फील्ड में हो जाएं। देश की तरक्की के लिए सबसे जरूरी होती है टीचिंग, और आज की जो मॉडर्न समय है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है वो है रिसर्च। तो आज के समय पर रिसर्च की डिमांड बहुत ज्यादा है। और अगर किसी देश को, अगर आपको डेवलप्ड कंट्री बनाना हो, या कोई भी जो हम चाहते हैं उसको बनाना हो, तो उसका शिक्षा का होना बहुत जरूरी होता है। और शिक्षा हो या रिसर्च हो, उसके लिए जरूरी है कि रिसर्च में आपका माइंडसेट है, तो रिसर्च आप कर सकें अच्छे से बिना किसी आर्थिक समस्या के। तो उसके लिए सरकार पैसा देती है, फंड देती है, ताकि व्यक्ति अपनी रिसर्च को, अपनी जो खोज है उसको वो जारी रख सके किसी फील्ड में, अगर वो रिसर्च करना चाहता है तो। और अगर वो रिसर्च नहीं करना चाहता, वो टीचिंग फील्ड में अपने आप को कैरियर बनाना चाहता है, तो वो सारी की सारी वो नॉलेज ले ले जो सिलेबस यूजीसी ने बनाया है, और उसके जरिए वो फिर वो अच्छे से क्वालिफाई कर दे और जाकर के कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जॉब कर ले। उद्देश्य इस एग्जाम का ये होता है। या तो आप टीचिंग फील्ड में जाते हैं या आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार आपको पैसा देती है। जो पैसा कितना होता है, लगभग 37,000 पर मंथ मिलता है 2 साल के लिए, जिसको हम जेआरएफ बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। पहले 31,000 था, अब पिछले वर्ष से 1 जनवरी से ये लागू हो गया था। और सबको ध्यान रखने वाली बात ये है कि मार्च लगभग अब जून या जुलाई में नोटिफिकेशन आया था। 2023 जून जुलाई के लगभग नोटिफिकेशन आया था कि 1 जनवरी 2023 से क्या था, 31,000 रुपये को बढ़ा करके 37,000 रुपये किया गया है। तो अचानक से नोटिफिकेशन आ गया था, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी पता लग जाएगा। यानी कि 7वें 8वें महीने में ये नोटिफिकेशन क्लियर हो गया था कि सबकी स्कॉलरशिप बढ़ गई है। तो पिछले वाले जो 6 महीने का बकाया था, यानी कितने महीने कितने बकाया हो गया, 6,000 रुपये कम आ रहे थे, यानी कि पर मंथ के हिसाब से तो 6 6 36,000, 36,000 रुपये एक्स्ट्रा सबके अकाउंट में आ गए थे, 6 6 हजार रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो सरकार किसी भी समय कोई भी नोटिफिकेशन ला सकती है। ये कभी नहीं होगा कि आज नोटिफिकेशन आएगा तो फ्यूचर के लिए लागू होगा, कभी ऐसा नहीं होता है। खास तौर पे एजुकेशन की फील्ड में, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में भी। अगर आज नोटिफिकेशन ये आ रहा है, एक आज न्यूज में आया है और मैंने शेयर भी किया था सबके साथ, कि अटेम्प्ट को लिमिट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अटेम्प्ट जितने भी आप अटेम्प्ट देते हो उसको लिमिट किया जाए, कि आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट ना दे पाए। एज तो डिसाइड है ही है, अटेम्प्ट को भी डिसाइड करने की दिशा में सरकार सोच रही है, यूजीसी नेट एनटीए एजेंसी सोच रही है। तो कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ध्यान रखिए कि आप या 4 एग्जाम दे सकते हो या 5 बार एग्जाम दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और ऑलरेडी आपने मान लो 3 4 दे चुके हो, तो आपके पास 1 या 2 चांस बच जाए। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, वो पहले वाले सब पे लागू होगा, ऐसा नहीं फ्यूचर वाले पे लागू होगा, ध्यान रखिए। तो इसलिए मैंने ये बताया कि क्योंकि जब जेआरएफ हुआ था, जब ये जेआरएफ की जो जो रकम है वो बढ़ाई गई थी, वो पहले वाले पे भी लागू हुई थी, सब पे लागू हुई है। तो इसलिए दो 2 साल के लिए 37,000 रुपये पर मंथ होता है। और 2 साल के बाद
एसआरएफ में वही कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए अलग से आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता, बस अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। वो 42,000 रुपये पर मंथ होता है, जो बाकी के 3 साल बच गए, या आप 4 साल बच गए, आप जितना भी समय में। पीएचडी करने के लिए नॉर्मली 5 से 6 साल होते हैं आपके पास। तो जेआरएफ 5 साल, सॉरी, स्कॉलरशिप आपको 2 साल वाली स्कॉलरशिप तो जेआरएफ के रूप में मिलती है, 3 साल वाली स्कॉलरशिप आपको एसआरएफ के रूप में मिलती है। अगर आपकी रिसर्च कोई ज्यादा बड़ी है, या आप रिसर्च का कार्य नहीं कर पाए, तो 1 साल के लिए और एक्सटेंड की जा सकती है, 3 से 4 साल के लिए वो आपको मिल सकती है, यानी कि एसआरएफ आपको 4 साल के लिए भी मिल सकता है। 6 साल में आपको अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी पड़ेगी। मिनिमम कितना होता है, 3 साल का पीरियड होता है, 3 इयर्स। कहीं कहीं पर 2.5 साल भी है, लेकिन नॉर्मली आप मान के चलो 3 साल का समय होता है, कम से कम 3 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके पास जीआरएफ नहीं है, या और आपको कोई बड़ा अवसर मिल रहा है ना, आपको पीएचडी कंप्लीट करके कोई बड़ा अवसर मिल रहा है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप ज्यादा मिल रही है, तो उसमें आप 3 साल में कंप्लीट कर दो अपनी पीएचडी को, और अपना पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप आप ले लो, कहीं फॉरेन में जाओ, कहीं जो भी आपको एक्सपेक्टेड करना है। ठीक है। तो मिनिमम 3 साल होता है, मैक्सिमम 6 साल होता है पीएचडी का टेन्योर जो है, टाइम पीरियड। उसमें आपको फर्स्ट 2 साल में, पहले 2 साल में 37,000, बाद वाले 3 साल में 42,000 रुपये, ये जेआरएफ और एसआरएफ के रूप में मिलते हैं, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप, ये केवल स्कॉलरशिप है। इसके अलावा भी आपको पैसा मिलता है, वो होता है आपके रहने के लिए। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में गए हो, बाहर की यूनिवर्सिटी है, कहीं उत्तराखंड में आप पढ़ रहे हो, आप रहने वाले हो हरियाणा के, आप हरियाणा के रहने वाले हो, पढ़ रहे हो जाकर के उड़ीसा में, तो वहां के अकॉर्डिंग जो वहां की क्या होती है, जितनी वहां की जीडीपी है, या जितना वहां का जिस तरीके से महंगाई की दर है, उस हिसाब से आपको पर मंथ पैसा मिलता है। वो पैसा 2,500 से लेकर के और लगभग 6, 7, 8 हजार तक हो सकता है पर मंथ। रूम के लिए रूम रेंट आपको मिलता है, गवर्नमेंट देती है उसको, हाउस अलाउंस बोलते हैं उसको, एचआरए। मिनिमम 2,500 से लेकर के 8 हजार तक वो हो सकता है, यानी कि रहने का खर्चा भी सरकार देती है। इसके अलावा आपको इस रिसर्च के लिए, जो आप पीएचडी कर रहे हो, इस रिसर्च पीरियड्स में आपको अगर कोई अलग से कोई इक्विपमेंट जरूरत है खरीदने की, आपको मान लो मोबाइल का खर्च, इंटरनेट का खर्चा आएगा, है ना, या आपको मान लो लैपटॉप लेना है, कीबोर्ड लेना है, या किताबें खरीदनी है, XYZ, तो पहले वाले 2 साल में जब आपको 37,000 रुपये मिल रहे होते हैं, उस वाले 2 साल में तो आपको पूरे साल में पर मंथ 1,000 रुपये खर्च करने की अनुमति है। 1,000 रुपये की कोई भी चीज आप खरीद सकते हो, कॉपी पेन खरीद सकते हो, जेरोक्स करवाना जेरोक्स करवा सकते हो, या 1,000 रुपया कोई भी ऐसा आइटम जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, खरीद सकते हो। 12,000 रुपये पर मंथ इकट्ठा भी खरीद सकते हो, या हर मंथ 1-1 हजार रुपये भी खरीद सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो बाद वाले जो 3 साल हैं, उसमें आपको लगभग जो है 20,500 रुपये मिलते हैं, है ना। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में वाले को 10,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे जेआरएफ के दौरान, और एसआरएफ में 20,500। और साइंस स्कॉलर जो है उनको पहले वाले में 12,000 और दूसरे वाले में 25,000। तो दूसरे जो एसआरएफ का जो 3 साल का पीरियड होगा या 4 साल का होगा, उसमें आपको 20,500 रुपये मिलते हैं खर्च करने के लिए। कोई भी आप अपना मोबाइल का, इंटरनेट का, वाईफाई का, वगैरह वगैरह, जो भी आपको खर्चे करने हैं, सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। कोई आप मैट खरीदना है, नाटक स्टैंड खरीदना है, किताबें खरीदनी है, कॉपी जेरोक्स करवानी है, कोई भी XYZ, उसमें खर्च कर सकते हो आप। तो लगभग लगभग ये इस तरीके से जेआरएफ और एसआरएफ का रहता है। इसके अलावा अगर जिसका मान लो स्कॉलरशिप ये नहीं हो पाती है, यूजीसी नेट वाली स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, ये जो है यूजीसी नेट वाली स्कॉलरशिप है, यूजीसी नेट वाली स्कॉलरशिप, जिसको भारत सरकार देती है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी स्कॉलरशिप होती हैं। मान लो आपका जेआरएफ होता है, यूजीसी वाला जेआरएफ, यूजीसी नेट वाला जेआरएफ होता है आपका, 74% पे लिस्ट थी आपकी, मान लो। ये तो जनरल वालों की लिस्ट थी, 70% पर लगभग ये ओबीसी वाली लिस्ट थी। अब की बार ये जनरल वाली थी। तो ओबीसी वाले की बात करते हैं पहले। ओबीसी वाली 70% पे लिस्ट लग गई, और आपके नंबर आ गए मान लो 68, 69, 66, 67, इतने परसेंट आपके नंबर आ गए। तो ये ओबीसी के लिए भी सरकार ने एक अलग से संस्था बनाई है, NFOBC। एक अलग से स्कॉलरशिप है उसके लिए भी, NFOBC के नाम से। इसमें क्या करते हैं ये, हर साल, ये हर बार, जितनी बार एग्जाम होता है, हर बार जितने बच्चों का जेआरएफ हो गया उतना हो गया। यूजीसी नेट वाली स्कॉलरशिप में तो मुश्किल से 30 बच्चों का जेआरएफ हो पाता है, टोटल जनरल, ओबीसी, SC ST सब मिला करके मैक्सिमम 30 बच्चे होते हैं जेआरएफ वाले। इसके अलावा अकेले ओबीसी वाले बच्चे 350 से भी ज्यादा, 375 बच्चों का अकेला जेआरएफ देती है ओबीसी, NFOBC स्कीम से।
375 अकेले ओबीसी वाले बच्चे केवल। और इतने ही बच्चे SC ST वाले भी होते हैं। NF SC स्कीम में अकेले 375 बच्चे JRF पाते हैं। JRF क्या है? एक स्कॉलरशिप का नाम है। ये स्कॉलरशिप चाहे आपको UGC दे या कोई भी अलग से स्कीम के जरिए आपको मिले, लेकिन आपको फेलोशिप मिलनी चाहिए। सेम वही अमाउंट इसमें भी होता है NFOBC में ना। NFOBC 375 बच्चों को देती है, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी होता है? ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना जरूरी है इसमें। ऐसा नहीं कि आपका 61% आ गया, नेट तो आपका हो गया और NFOBC नाम आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्ट 375 बच्चे होंगे, फर्स्ट 375 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, इसलिए एग्जाम में नंबर ज्यादा से ज्यादा लाने का प्रयास करना चाहिए। सेम ऐसे ही है ना? अब एक बार हाईएस्ट 750 बच्चों को एक साथ स्कॉलरशिप मिली थी, 750 बच्चों को। क्यों? क्योंकि दो बार एक बार एग्जाम हुआ नहीं था, तो इकट्ठा एग्जाम हो गया था 2021 में। तो 375 375 दो बार के इकट्ठे हो गए, तो 750 बच्चों को एक साथ स्कॉलरशिप मिली थी। तो ये अमाउंट होता है आपको रिसर्च के लिए। तो इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए एक तो NFSC वाली होगी, SC ST वाले बच्चे जो हैं। NFOBC वाली स्कॉलरशिप होगी OBC वालों के लिए। PWD वाली भी होती है, ऐसा तो कोई होगा नहीं। इसके अलावा मान लो आपका NFSC में भी नाम नहीं आया, NFOBC में भी नाम नहीं आया, और PWD वाली आपके ऊपर अप्लाई होती नहीं है, तो एक स्कॉलरशिप और होती है, ICSSR। ICSSR ये स्कॉलरशिप पहले 2 साल के लिए थी, अब ये लगभग 3 साल के लिए, जितना मुझे जानकारी है 3 साल के लिए कर दी गई है। इसमें अमाउंट, इन सारे स्कॉलरशिप में तो अमाउंट वही का वही रहता है जो UGC वाला अमाउंट है, 37,000। और कंटीजेंसी भी सेम रहता है, HRA भी सेम रहता है, हाउस अलाउंस सब कुछ सेम रहता है इसमें, A to Z सब कुछ सेम रहता है, कोई इसमें अलग से नहीं। सेम एक ही कैनरा बैंक के जरिए स्कॉलरशिप मिलती है, वो सारा का सारा सब कुछ सेम रहता है इसमें। बस नाम अलग होता है, वो UGC नेट स्कॉलरशिप है, ये NFSC स्कॉलरशिप है, ये NFOBC, ये NFPWD। ICSSR वाली क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, सामाजिक विज्ञान के शोध के लिए ये दी जाती है। आपका टॉपिक कुछ इसी तरह से रिलेट होना चाहिए, सोशल साइंस से रिलेटेड। योग में भी होता है, योग के जरिए भी होता है। तो ICSSR वाले आपको 3 साल के लिए देते हैं। इनकी स्कॉलरशिप पहले 20,000 थी, 20,000 रुपये पर मंथ। अब इन्होंने बढ़ा दिया है, पहले 2 साल थी, अब इन्होंने लगभग 3 साल कर दिया है। और HRA भी देते हैं ये, और कंटीजेंसी भी देते हैं ये। HRA कंटीजेंसी लगभग सेम रहती है, बस ये JRF वाला अमाउंट थोड़ा कम रहता है इसमें। तो ये स्कॉलरशिप भी मिल सकती है बच्चों को, लेकिन ये कब होती है? ये PhD में एडमिशन लेने के बाद होगी, है ना? और ये वाली स्कॉलरशिप भी PhD में, सारी स्कॉलरशिप PhD में एडमिशन लेने के बाद ही होती है सबसे। वो क्योंकि जब भी आप इनको अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले आपसे एडमिशन का लेटर मांगा जाता है कि आप अपना एडमिशन के लिए प्रूफ दे, कोई आपका एडमिशन हो चुका है। एडमिशन सबसे जरूरी है इस सारे स्कॉलरशिप को लेने के लिए। अगर आप चूक गए, आपको मान लो दिसंबर वाले में आपका NFOBC वाला स्कॉलरशिप हो गया, UGC नेट वाला हुआ नहीं, NFOBC वाला क्लियर हो गया आपका, और आप एग्जाम, सॉरी एडमिशन आप ले नहीं पाए, तो वो कैंसिल हो जाएगी। अगले 6 महीने में दोबारा से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। टिकती नहीं है ये। जो आपका UGC वाला स्कॉलरशिप है, ये टिक जाती है, UGC JRF। इसके लिए आपको 1 साल 2 साल के लिए टाइम मिल जाता है कि आप इसके जरिए आप एडमिशन ले लीजिए और आगे अपना कंटिन्यू कर लीजिए, है ना? ये बाकी स्कॉलरशिप में थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ता है कि अब की बार लिस्ट लगी, अब की बार नाम आ गया, तो अब की बार यहाँ पे क्या करो, एडमिशन ले लो। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है इनमें। ICSSR वाले इसमें आप एक अपना सिनॉप्सिस बनाएंगे, सबसे पहले सिनॉप्सिस बना करके आप जो है ICSR की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहां पर जा करके आप अप्लाई करते हैं, तो तब जा करके आपकी आगे चालू होती है। टॉपिक जरूरी है इसमें, सिनॉप्सिस फाइनल होना जरूरी है, गाइड फाइनल होना जरूरी है, तब जा करके ये मिलती है। हालांकि थोड़ा सा तिकड़मबाजी करके, जरूरी नहीं है कि फाइनल सिनॉप्सिस बनाओ, कोई जरूरी नहीं होता है। लेकिन एक होता है ना फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज सारी कंप्लीट करनी जरूरी है, बाद में सिनॉप्सिस चेंज भी हो सकती है, टॉपिक भी चेंज हो सकता है, उसमें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं होती है। एक बार लेकिन आपको सिनॉप्सिस बना करके सबमिट करनी जरूरी होती है। बाद में गाइड भी चेंज हो सकता है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, गाइड कोई ना कोई बनाना पड़ेगा, सिनॉप्सिस कोई ना कोई बनानी पड़ेगी, टॉपिक का चाहे कोई भी हो, ICSSR वाली के लिए, ठीक है। ये होता है। इसके अलावा मान लो ये भी नहीं हो रही है, कोई भी एक स्कॉलरशिप नहीं हो रही है, तो एक होती है यूकोस्ट। यूकोस्ट असल में स्कॉलरशिप ना होकर के ये एक फंड है, जो कोई भी कंपनी देती है आपको। अब आपको अपना टॉपिक सोशल साइंस रिलेट नहीं करना है, अब आपको टॉपिक लेना है वैसा जो किसी कंपनी के फायदे के लिए हो, है ना?
जहां मान लो कोई कंपनी है जिनके कर्मचारियों को क्या होता है, स्ट्रेस ज्यादा है ना, या वो चाहते हैं कि अपनी कंपनी में कुछ ना कुछ अदर अदर एक्टिविटी करवाते रहते हैं, वो सेमिनार, वर्कशॉप, भंडारा, सत्संग वगैरह अपनी इम्प्लॉयज के लिए, उनके स्ट्रेस को दूर करने के लिए ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, एक फंड रेज करती हैं, है ना। उसमें आप अपना सिनॉप्सिस को डाल दीजिए, जो सिनॉप्सिस आपने बनाई है वो उसको अच्छे से कैलकुलेट करके कि आपको रिसर्च, जो रिसर्च करेंगे आप पीएचडी में, उसका कितना अमाउंट होगा, सारा अमाउंट, क्या क्या टूल्स चाहिए उसमें, कितना टाइम लगेगा, है ना, जो पार्टिसिपेंट शामिल होंगे उनको कोई हानि हानि तो नहीं है, कुछ चार पांच बेसिक चीजें होती हैं, उसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से वैलिडेट कर दीजिए। बाकी स्कॉलरशिप लेने के लिए ये जरूरी नहीं होती है कि कितना पैसा लगेगा वगैरह वगैरह, लेकिन यो कॉस्ट वाली के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट नहीं दे रही है, कंपनी देगी आपको, है ना। तो इसके लिए आपको ये सारी चीजें बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट लगेगा, कितने अमाउंट की आपको जरूरत है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, चाहे तो आप 1 करोड़ मांग लो, चाहे 1 लाख मांग लो, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है। बस आपका जो है डॉक्यूमेंट्स बढ़िया प्रूफ होने चाहिए, और कंपनी आपकी बात से एग्री हो जाए, और मिल जाता है। तो जो 4-5 लाख 10 लाख रुपए आराम से मिल जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो आपका जो पीएचडी है वो एक प्रोजेक्ट रूप में चलेगी अब। पीएचडी तो होगी, थीसिस तो होगी आपकी, लेकिन एक तरीके से कंपनी के लिए वो प्रोजेक्ट है, तो कंपनी आपको हर एक व्यवस्था सुविधा देगी उसको पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से भी स्कॉलरशिप ली जा सकती है। इसके लिए एज लिमिट भी कोई नहीं होती है, कोई एज लिमिट नहीं। आप जाकर के कम्युनिकेट करो किसी कंपनी में, या यूकोस्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें भी जाकर के कर सकते हो, तो ये सारी स्कॉलरशिप वहां पर एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे स्कॉलरशिप जो भी है उसके प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी हो जाता है आपका एग्जाम देना। और एग्जाम के लिए जरूरी है आपका सिलेबस को अच्छे से पढ़ना ना, और मेमोराइज करना, उसको याद रखना। तो सिलेबस में सबसे पहली यूनिट है यूजीसी नेट की, वो है आपकी योग के आधारभूत तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ योगा, फाउंडेशन ऑफ योगा, योग का हिस्ट्री, योग का अलग अलग संप्रदाय, इसमें योग का इतिहास क्या है, कैसे कैसे योग डेवलप होता होता आज जिस रूप में हमें है उपलब्ध, वो कैसे कैसे डेवलप होता होता यहाँ तक पहुंचा है। योग शब्द का अर्थ, परिभाषाएं, मिसकंसेप्शन क्या है, भ्रामक धारणाएं, टारगेट क्या है, एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वेदों में उपनिषदों में प्रस्थानत्रयी, पुरुषार्थ, चतुष्टय, इन सब का परिचय देना है। षड दर्शन की सामान्य अवधारणाएं क्या है ना, महाकाव्य रामायण महाभारत का परिचय देना है। और याजुल के स्मृति में योग क्या है, महाभारत में शांति पर्व में, अरण्य कांड में योग, महर्षि पतंजलि और गुरु गोरखनाथ की जो योग परंपराएं हैं उनकी परिचय लेना है आपको, नारद भक्ति सूत्र और संत साहित्य में। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करें तो आपके पास सिलेबस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिलेबस वाली चीजें तो बिल्कुल आपको उंगलियों पर होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी यूनिट में क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी तक नोट किया गया है अधिकतर 20 से 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन केवल डायरेक्ट जा करके सिलेबस से उठा करके देता है वो, केवल डायरेक्ट सिलेबस से उठा करके देता है। अभी तक आ चुके 20-22 क्वेश्चन। अगर जिसने सिलेबस नहीं पढ़ा, इसका मतलब गया काम से। सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज पढ़ो पहले सिलेबस पढ़ो, देखो इसमें कौन सी यूनिट में क्या क्या चीजें पढ़नी है सबसे पहले। एडवांस एक्स्ट्रा चीजें पढ़ो, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें भी एग्जाम में आती हैं, है ना। डीप से दाएं बाएं से इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता आपके सिलेबस का, इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो उसको आप चाहे आउट ऑफ सिलेबस बोल लो, चाहे थोड़ा सा डीप में आ गया ये बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो केवल सिलेबस पढ़ने से आपके, अगर एक दो क्वेश्चन भी ठीक हो जाता है, तो एक दो क्वेश्चन की वैल्यू उनको पता है जो अब एक एक दो दो क्वेश्चन से रह गए हैं अब की बार। तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में योग, संत साहित्य में योग, कबीर, तुलसी, सूरदास, आधुनिक काल के योगियों में, है ना। अगर आपसे मैंने यही पूछ लिया एग्जाम में कि आधुनिक काल निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक काल के योगी हैं, और ऑप्शन रख दिया आपके सामने, कबीर, अरविंद और ये गोरखनाथ और ये सारे ऐसे रख दिया मैंने ना, या सामाचरण लाइडी, तो ये डिवाइडेशन कर रखा है इन्होंने ऑलरेडी। आधुनिक काल वाले ये हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम्स वाले ये हैं, है ना। इस तरीके से इन्होंने संत साहित्य वाले, ये भक्ति काल के योगी ये हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो टी कृष्णमाचार्य, शिवानंद सरस्वती, स्वामी राम, महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्माचार्य, इन सब का आपको पढ़ना है। और जो योग के विभिन्न प्रकार हैं, ज्ञान, भक्ति, कर्म, राज, हठ और मंत्र योग का परिचय। और जैन मत और बौद्ध मत में ये भी परिचय पढ़ना है। पहले तंत्र में भी था, तंत्र का योग हटा दिया गया है, अब केवल जैन और बौद्ध मत का रह गया है। पहले चारवाक भी था, चारवाक भी सिलेबस में से हटा दिया गया। चारवाक, तंत्र, ये सारे हटा दिए गए। 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था। अब
2025 में सिलेबस होने की चेंज होने की संभावना पूरी पूरी है। ध्यान रखिए, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी और जोरों शोरों से इंप्लीमेंट होने लग रही है हर यूनिवर्सिटीज में। तो सिलेबस में भी बिल्कुल चेंज आएगा। IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम को जरूर इसमें इंक्लूड किया जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, दाएं बाएं। तो सब विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं अभी, तो मेरा क्लियरली एक निर्देश है, एक दिसंबर वाला एग्जाम क्लियर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा जून वाले में पूरा तैयारी करके कर लीजिए, है ना। उसके बाद भी होगा, लेकिन सिलेबस कितनी मात्रा में चेंज होता है, कितना चेंज होता है। जैसे योग उपनिषद तीसरी यूनिट जो है पूरी पूरी आ गई थी, ऐड हो गई, है ना। साइकोलॉजी वाला बहुत सारा पोर्शन काट दिया गया, तीसरी यूनिट ऐड कर दी गई। तो ये बहुत बड़ा चेंज था, 8 उपनिषद ऐड हो गए। और 8 उपनिषद ऐसे ऐड हुए कि शुरुआत में तो टेक्स्ट भी अवेलेबल नहीं थे 8 उपनिषदों के, किसी मेन टेक्स्ट खरीदना चाहो तो मिलेंगे ही नहीं आपको, कहीं नहीं अवेलेबल थे। तो बड़ा समस्याएं होती विद्यार्थियों को, बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते थे तीसरी यूनिट में से। अब धीरे धीरे योग उपनिषदों की किताबें छपने लगी, तब जाकर के थोड़ा सा हो गया। तो ऐसे ही 2025 में पूरी पूरी संभावना है सिलेबस चेंज हो जाए नहीं हो जाए तो भी आपके पास दो चांसेस हैं। दिसंबर वाले में तो चेंज होने से रहा, जून वाले में भी चेंज होगा नहीं, है ना। होगा तो दिसंबर 2025 वाले में चेंज हो सकता है। तो उससे पहले ही आप लोग अपना एग्जाम क्लियर कर लो, क्योंकि फिर वापस दूसरी मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है ना। हाँ, तो ये पहला यूनिट आपका इस तरीके से है। फिर दूसरा यूनिट है आपका जिसमें हमें प्रमुख उपनिषद पढ़ने हैं। प्रमुख 10 उपनिषद माने गए हैं। अब एग्जाम में आ गया कि प्रमुख उपनिषद कितने माने गए हैं, ये उत्तर सिलेबस में दिया गया है। प्रमुख 10 उपनिषद सिलेबस में दिया गया है ना। पहले 13 होते थे, फिर 11 बने मुख्य उपनिषद, अब जाकर के 10 हो गए। एक कौन सा एक्सक्लूड कर दिया, श्वेता श्वेतर, उसको कहाँ भेज दिया, उसको योग उपनिषद में कंसिडर करते हैं आजकल, प्रमुख उपनिषदों में नहीं कंसिडर करते। पहले ही प्रमुख उपनिषद में था ये, है ना। 2019 से सिलेबस से पहले, जब से योग उपनिषद आए हैं तो ये वहां चला गया। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे चेंज होता रहता है कुछ चीजें। ईशावास्य है इसमें, सीक्वेंस पूछ लेता है एग्जाम में। देखो सीक्वेंस आई है, ईस केन कट प्रसन मुंडक मांडुक्य इत्रे तित्रे छांदोग्य और बृहदारण्य की सीक्वेंस यहीं पर दी गई है। ये क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। और ईशावास्य उपनिषद में मान लो विद्या और अविद्या की धारणा किस में आई है, आत्म भाव का भावना किस में आई है, कर्मनिष्ठा का धारणा किस में, कौन से शास्त्र में आई है, कौन से उपनिषद में आई है, तो सारा का सारा सिलेबस देखने से ही पता लगेगा आपको। प्राण और रई की अवधारणा किस में आई है, एग्जाम में आया है ना। और क्या क्या आया है, पंचकोश की अवधारणा का वर्णन कौन से उपनिषद में है। ठीक है। चेतना की 4 अवस्थाएं कौन से उपनिषद में है। आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता सांडिल्य विद्या का वर्णन कौन से उपनिषद में है। ऐसे इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए, देखना, बार बार देखना है इसको। फिर दूसरी यूनिट में ही भगवत गीता है। भगवत गीता से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सामान्य परिचय, योग की परिभाषाएं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें योग की परिभाषाएं, ना, इसकी प्रासंगिकता, रिलेवेंट क्या है, और रिलेवेंस क्या है इसकी, आवश्यक तत्व। इसमें दूसरी यूनिट में आपका आत्म स्वरूप, स्थित प्रज्ञ और सांख्य योग का अर्थ, ना। आत्म स्वरूप बता देंगे तो अध्याय 2 में आया है, कर्म योग अध्याय 3 में, संन्यास योग, कर्म स्वरूप, सकाम और निष्काम संन्यास ध्यान योग अध्याय 6, भक्त के प्रकार कौन से अध्याय में है, तुरंत पता लग जाएगा, 7वें अध्याय में है। भक्ति का स्वरूप कौन से अध्याय में है, 12वें में, सिलेबस में दिया गया है। भक्ति योग के साधन, साध्य, त्रिगुण प्रकृति का स्वरूप, त्रिविध श्रद्धा, यौगिक आहार, आहार का वर्गीकरण तुरंत बता देंगे कौन से अध्याय में आया है, भाई 17वें अध्याय में आया है ना। देवासुर संपदा, देवों की संपदाएं और असुरों की संपदाएं कौन से हैं, आज 16 अध्याय में आई है। मोक्ष संन्यास योग से नाम कौन सा अध्याय है, 18वां अध्याय है। तो एग्जाम में सिलेबस पढ़ने से ही बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, माइंड सेट क्लियर रहता है आपका। योग वाशिष्ठ में है, आदि व्याधि की अवधारणा, मनोदैहिक व्याधियां, मुक्ति के 4 द्वारपाल पूछ लिया कौन से ग्रंथ में आए, मान लो मुक्ति के 4 द्वारपाल, परमानंद की उच्चतम अवस्था, योग विघ्नों के निराकरण के लिए अभ्यास, सत्व गुण का विकास, ध्यान के 8 चरण कौन से ग्रंथ में बताए गए, सिलेबस में लिखा हुआ है योग वाशिष्ठ, है ना, जिसको अष्टांग योग भी बोल देते हैं। ध्यान के 8 चरण है ये। ज्ञान की 7 भूमिकाएं यह योग वाशिष्ठ में है। तो ये दूसरे यूनिट हमारी इस तरीके से है। फिर तीसरी यूनिट में आता है योग उपनिषद। योग उपनिषद में हमारा है श्वेता श्वेतर उपनिषद, जिसमें दूसरा अध्याय हमें पढ़ना है और 6वां अध्याय हमें पढ़ना है मुख्यतः। ध्यान योग की विधि है, ध्यान योग की स्थान, प्राणायाम का क्रम, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, योग सिद्धि का महत्व, तत्वज्ञ की चर्चा इसमें हुई है, परमेश्वर का स्वरूप, भगवत प्राप्ति के उपाय, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है।
तो योग कुंडलिनी उपनिषद प्राणायाम सिद्धि के उपाय, भेद, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, योग चूड़ामणि में 6 अंग का वर्णन है, इसमें लिखा हुआ है, यानी कि षडांग योग है इसमें, सिलेबस से ही पता लग रहा है। ऋषि के ब्राह्मण उपनिषद में अष्टांग योग आता है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, सिलेबस में पता लग जाता है। योग तत्व में मंत्र, लय, हठ, राज, ये सारी चीजें दी गई हैं। आहार की दिनचर्या है। योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण और सावधानियां बताइए। ध्यान बिंदु उपनिषद में ध्यान का महत्व, प्रणव का स्वरूप, षडांग योग है इसमें। नाद अनुसंधान द्वारा आत्मदर्शन की बात की गई है। नाद बिंदु में हंस विद्या का वर्णन है। अगोपांग ओंकार की 12 मात्राएं, उनका प्रणव के साथ विनियोग, है ना, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। नाद के प्रकार, नाद अनुसंधान की साधना का स्वरूप, मनोलय की स्थिति। योग राज में भी मंत्र, लय, हठ, राज, 9 चक्रों की बात हुई है योग राज में ना, जो मैं सुबह वाले कक्षा में पूछ रहा था। 9 चक्र कौन सी, हठ योग के कौन से ग्रंथ में आया है ये 9 चक्र? एक तो योगराज उपनिषद में आ गया, और हठ योग का कौन से ग्रंथ में 9 चक्र आए हैं? सुबह मैंने पीवाई में पढ़ा था। बहुत बढ़िया। एसएसपी में, ठीक है। हाँ, तो 9 चक्र एग्जाम में आया है, तो इस सिलेबस देखने से ही पता लग जाएगा इससे। फिर है हमारा चौथा यूनिट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस यूनिट से बनते हैं ना, सबसे छोटा यूनिट है ये, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा और सबसे ज्यादा, हर बार मैक्सिमम इसमें 17 क्वेश्चन आए हैं एक ही क्वेश्चन पेपर में। टोटल 100 में से 17 क्वेश्चन अकेले पतंजलि योग सूत्र से, मैक्सिमम मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम कितने आए हैं? मिनिमम हमेशा 11 क्वेश्चन आए हैं। एवरेज निकालेंगे तो 14 क्वेश्चन हर बार, एवरेज निकालेंगे तो मैक्सिमम 17 आए क्वेश्चन इससे, है ना। संभवतः 19 भी आए हों, अगर दाएं बाएं लिंक करेंगे ना, योग केवल पतंजलि योग सूत्र से डायरेक्ट 19 भी क्वेश्चन आए, अगर दाएं बाएं थोड़ा सा और लिंक कर दें। 17 तो प्योरली सीधे सीधे आए हैं, और कम से कम 11। हर एक यूनिट से वैसे 10 क्वेश्चन आने चाहिए, अगर उस तरीके से बांटे तो। लेकिन कई बार योग सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कई बार बाकी यूनिट से कम क्वेश्चन देता है, और योग सूत्र से ज्यादा क्वेश्चन दे देता है। तो योग सूत्र तो आपको कंठस्थ होना चाहिए, लेकिन योग सूत्र से हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट सूत्र ही पूछता है आपसे, डायरेक्ट सूत्र पूछेगा कौन से पाठ का है ये। तो इसलिए योग सूत्र है तो छोटा सा, लेकिन उसमें क्वेश्चन कई जगह से बन सकते हैं, दाएं बाएं सूत्रों से बन सकते हैं। तो सूत्र आपको याद होने चाहिए। 195 सूत्र हैं। एक टेक्स्ट है 196, जिसमें बीके से एंगर का है, ये 196 है इनकी किताब में, बाकी जगह 195 मिलते हैं। तो 195 सूत्रों को आपको याद करना है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक याद नहीं किया है, तो अभी आपके पास पूरा 1 महीना है। 1 महीने से भी ज्यादा का ही समय है, लेकिन आप पूरा 1 महीना मान के चलो। इसको रोज रोज 5-5 सूत्र भी याद करोगे, 10-10 करोगे तो याद हो जाएंगे, है ना। लेकिन पहले वाले 2 पाठ तो 100% याद करने ही करने हैं। तीसरा पाठ हो जाए तो और भी बढ़िया है, चारों हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो कोई भी विद्यार्थी इसको हल्के में ना ले, चौथी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समाधि पाद पूरा पूरा पढ़ना है, इसको आपको देखना ही नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है, पूरा का पूरा। बस इसको आप इसलिए देख सकते हो कि समाधि पाद में है क्या क्या चीज। योग का अर्थ है चित्त की अवधारणा, चित्त भूमिया, चित्त वृत्तियां, है ना। इसको देखने के लिए ऋतंभरा प्रज्ञा का वर्णन कहाँ है, असंप्रज्ञात समाधि, निर्विष समाधि वर्णन कहाँ पर आया है, इसके लिए देख सकते हो आप सिलेबस को, नहीं तो पूरा का पूरा पढ़ना है। 195 के 195 सूत्र आपको पढ़ने हैं योग सूत्र में से, इंपॉर्टेंट है ये। रोज रोज इसका स्वाध्याय करें। फिर आते हैं आपकी 5वीं यूनिट, हठयोग के ग्रंथों की चर्चा है। हठयोग के ग्रंथों में यहाँ पर लिखा हुआ है योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत, अठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 ग्रंथ हैं आपके। इन 8 ग्रंथों में आसन पढ़ने हैं, प्राणायाम पढ़ने हैं, बंद मुद्रा अभ्यास पढ़ने हैं, प्रत्याहार ध्यान की धारणा घेरन संहिता में ये सारी पढ़नी है। लेकिन इनको आपको पूरा ही पढ़ना है, इन 8 ग्रंथों को भी पूरा ही पढ़ना है। हमने भी आपको पूरा ही पढ़ाया है। सिलेबस में बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इसमें से ना। इसमें तो केवल आसन दिए हैं, केवल प्राणायाम दिए हैं, केवल मंद मुद्रा अभ्यास दिए हैं, प्रत्याहार और ध्यान की अवधारणा दी है। लेकिन उन्होंने जो बोल दिया ना, सामान्य परिचय, इस सामान्य परिचय में पूरा ग्रंथ ही दे दिया इन्होंने। कोई पूरे ग्रंथ में कहीं से ही पूछ सकता है, ठीक है। वैसे तो केवल आसन प्राणायाम मंद मुद्रा और प्रत्याहार धारणा ध्यान पूछना चाहिए, लेकिन ये संक्षिप्त परिचय जो बोल दिया ना, ये इस परिचय के कारण से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरा का पूरा ग्रंथ ही पढ़ना है हमें। तो पूरे पूरे ग्रंथ को हमने पढ़ लिया है, वीडियो सब डली हुई है 5वीं यूनिट वाली। तो 5वीं यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5वीं यूनिट अगर आपने कर ली,
तो मान के चलिए लगभग आपने 60% सिलेबस कवर कर लिया, क्योंकि इसी से मिलती जुलती है आपकी 7th यूनिट, इसी से मिलती जुलती है आपकी 8th यूनिट, इसी से मिलती जुलती है आपकी 10th यूनिट। ठीक है, बहुत हद तक इसी से मिलती जुलती है। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा, इसी का सेकंड वर्जन है ये 7th 8th और 10th यूनिट। बेस यहीं पर तैयार होगा 5 यूनिट में ही, है ना। तो इसलिए 60% सिलेबस इससे कवर हो जाता है, और कुछ बचा कुचा आपका 4th यूनिट से कवर हो जाता है। 10% लगभग 4th यूनिट हो गया, 60% ही हो गया, तो अकेले इन यूनिट से आपका लगभग 70% सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखें इसको। और बाकी जो बचा वो आपका सेकेंड यूनिट, 10 से 12% आपका सेकेंड यूनिट, और बाकी सारी जितनी यूनिट बच गई वो सारी की सारी बाकी के परसेंटेज में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो 5वीं यूनिट इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, 7वीं और 8वीं 10वीं का आधार बनाती है ये। फिर आपकी 6ठी यूनिट है। 6ठी यूनिट से भी, साइकोलॉजी से भी आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है ना। नींद के बारे में, बिहेवियर के बारे में, है ना। तो ये सारे सारे आपके परसेप्शन जो है, मेमोरी है, लर्निंग जो है, सब के क्वेश्चन, और मेंटल हेल्थ के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, कुछ अवेयरनेस फैलाने के कारण से भी, और कुछ वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है इसका टॉपिक। इसलिए ये सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी भी पढ़नी है आपको। सिलेबस बहुत छोटा कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन गहराई से पूछता है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के नाम, उनके कॉन्सेप्ट, उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है। सबसे ज्यादा तो नींद के बारे में क्वेश्चन आते हैं, नींद में कौन सी वेव्स एक्टिव होती रहती हैं, और कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया है, वो वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं साइकोलॉजी में। फिर आता है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में वैसे तो हमने पढ़ाया था, जब बताया था कि डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी और आपका नर्वस सिस्टम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टिश्यू से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, टिश्यू, सेल और ब्लड, ये भी काफी क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, इनमें आपको सीक्वेंस ज्यादा पूछता है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सीक्वेंस पूछता है, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, भोजन कहाँ से कहाँ जाता है, श्वास कहाँ से कहाँ जाती है, ये सीक्वेंस जो है ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको लोग आपको ध्यान रखना है। और हॉर्मोन्स के बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ठीक है, क्या क्या, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर 6th यूनिट में एनाटॉमी वाल फिजियोलॉजी में बनते हैं। फिर आपका डाइट है। डाइट में तो अधिकतर विटामिन के बारे में पूछ रहा है। विटामिन से, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, और किसमें कौन से पोषक तत्व ज्यादा हैं, किसमें एनर्जी ज्यादा है, किसमें आपके कैल्शियम ज्यादा है, किसमें आयरन ज्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन। विटामिन वाले क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन वाले क्वेश्चन सब लोग अच्छे से करके जाएंगे ना। तो इस तरीके से भी है, किसमें कितनी कैलोरी है, किसमें कितना कैल्शियम है, किसमें कितना आयरन है, वो सारे क्वेश्चन भी इसमें डाइट एंड न्यूट्रिशन में पूछ जा रहे हैं। 7th यूनिट, अगर सिलेबस देखा होता तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बना था। मानसिक एवं भावनात्मक अवस्था, इसमें ऑप्शन दे दिया आपको, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलग भूमिका, तो इनका बता दिया कि भाई शारीरिक गति अभिव्यक्तियां हैं या मानसिक अभिव्यक्तियां हैं। ये सिलेबस में ही इन्होंने डिवाइड कर रखा है। देखो ये रहा, शारीरिक एवं शरीर क्रियात्मक अभिव्यक्ति, व्याधि, आलस्य, अंगमेजत्व, श्वास प्रश्वास, 4 ये हो गई। मानसिक और भावनात्मक स्थान, संशय, प्रमाद, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलग भूमिका, तो अनवस्थित, तो दुख और दौर्मनस्य, विक्षेप से वो से ले लिए, बाकी सारे इन्होंने अंतराय से ले लिए। सिलेबस में ही डिवाइड कर रखा है। तो इसमें WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा एग्जाम में कई बार आ चुकी है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य, त्रिगुणों की अवधारणा, पंच महाभूत, पंच प्राण, स्वास्थ्य और चिकित्सा में उनकी भूमिका, प्राणों की, महाभूतों की, पंचकोश और षट चक्र की अवधारणा, षट चक्र यहाँ पर हमें पढ़ने हैं, चिकित्सा में इनकी क्या रोल है ये देखना है, और स्वास्थ्य के संरक्षण में योग की बचावे भूमिका, जीवन शैली के रूप में हेयम दुखम अनागतम, ये हम योग सूत्र में लिया गया है। ताप, त्रय, क्लेश, यौगिक आहार, आहार का सामान्य परिचय, मिताहार क्या होता है, पारंपरिक ग्रंथों के अनुसार यौगिक आहार क्या है, शरीर की प्रकृति के अनुसार आहार, वात पित्त कफ के अनुसार, सत्रह स्तंभ के अनुसार आहार, गिरण संहिता, हठ प्रदीपिका और भगवत गीता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आहार के मामले में, तीनों से पूछा जाता है। आहार का क्या महत्व है, आहार विहार, आचार विचार, स्वस्थ जीवन शैली के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण में आपका आता है मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा,
सिलेबस देखने से ही पता लग जाता है कि ये मैत्री गुणोमुदित अपेक्षा को, जिनको हम चित्त प्रसादन के उपाय कह रहे हैं, ये 7th यूनिट में इनको सकारात्मक दृष्टिकोण कह रहे हैं। तो हमें पता लग जाता है कि हाँ, इनको सकारात्मक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं जीवन, स्वस्थ जीवन शैली हेतु। तो ये इसकी यहाँ पर चर्चा है। भाव और भावनाओं की अवधारणा 7th यूनिट में इस तरीके से बताई गई है। फिर यहाँ पर कुछ डिजीज दी गई हैं 8th यूनिट में, कि रेस्पिरेटरी से संबंधित, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, है ना, ऑब्स्टेट्रिक गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये सारे के सारे, जठरांतीय विकार, मांसपेशियां, है ना, नर्वस सिस्टम से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर, ये सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं। इनका हमें आसनों के जरिए, कौन कौन से आसन, मुख्यतः आसन और प्राणायाम पूछे जाते हैं, है ना, षटकर्म भी आते हैं। आसन, प्राणायाम और षटकर्म प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, इसमें कौन से आसन करवाएंगे, कौन से नहीं करवाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इन प्रॉब्लम्स में, कौन सा प्राणायाम करवाएंगे, कौन सा नहीं करवाएंगे, कौन सा षटकर्म करवाएंगे, कौन सा नहीं करवाएंगे, ध्यान, यम नियम, जीवन शैली और कोई अन्य आहार विहार संबंधी कोई संयम है तो वो भी इसमें पूछा जाता है, लेकिन मेनली आसन, प्राणायाम और षटकर्म इसमें पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आसन और प्राणायाम, है ना, षटकर्म भी आते हैं। तो ये इसमें हमारे अलग अलग रोगों के अनुसार हमें रोगों की समझ होनी चाहिए सबसे पहले। रोग, ये वास्तव में ये रोग है क्या, इसमें होता क्या है, अगर ये हमें पता हो तो आसन भी बता देंगे, षटकर्म भी बता देंगे, प्राणायाम भी बता देंगे। आसन, प्राणायाम और षटकर्म को रटने की बजाय बीमारी को समझने पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए कि बीमारी है क्या वास्तव में ये। अगर बीमारी आपको पता होगी तो निश्चित रूप से कॉमन सेंस लगा करके आप उन चीजों को बता देंगे। अगर बीमारी की समझ में नहीं आ रही है तो फिर आसन भले पता हो ना पता हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी यहाँ पर बताया गया है। फिर हमारा आता है, जैसे एग्जाम में आया था, एग्जाम में क्या आ गया था, एग्जाम में आ गया था आपका सेतु आसन आ गया, सेतु आसन, और एक आ गया मेरु आकर्षासन आ गया। आपके सिलेबस में कहाँ पर है ये, कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, मेरु आकर्षण आसन। और आपका आ गया एक सेतु आसन, ये मेरु आकर्षण आसन आया था। वीरासन तो खैर है ही। तो ये कुछ आसन है ना, इस तरीके से एग्जाम में पूछ लेता है वो, जो आपके सिलेबस में भी नहीं है लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो 8th यूनिट में ये हो गया। 9th यूनिट में आपको एप्लीकेशन ऑफ योगा, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ये भी है एक, पूरी की पूरी एक किताब है, उसी किताब से सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आजकल तो ये ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी ये इंपॉर्टेंट चीज होती है टीचिंग वाली, और सेकंड पेपर में भी ये टीचिंग वाली। क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी टीचिंग जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचिंग और रिसर्च। और सेकंड यूनिट में तो रिसर्च तो है नहीं लेकिन टीचिंग, क्योंकि एग्जाम ही आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड को देखने के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है कि आप में शिक्षण की क्षमता कितनी है और रिसर्च की योग्यता कितनी है। क्योंकि जब आप जेआरएफ कर लेंगे तो या तो टीचिंग फील्ड में जाएंगे, आप रिसर्च की फील्ड में जाएंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करना चाहिए। और अब की बार तो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, एप्लीकेशन ऑफ योगा। इसमें शिक्षा में योग क्या है, योग शिक्षा के कारक क्या है, शिक्षक, छात्र और शिक्षण, है ना, और मूल्य आधारित शिक्षा का क्या मतलब है, सीखना और शिक्षण करना, विद्या शिक्षण की विधियां और उनको विधियों को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षा की तकनीकें व्यक्तिगत या ग्रुप में हम पढ़े, अच्छी पाठ योजना कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, है ना, वो सारी चीजें। अगर हमें शोधन क्रियाएं बतानी है तो कैसे बताएं, आसन बताने हैं तो कैसे करवाएं, मुद्राएं, प्राणायाम अलग अलग तरीके से, पाठ योजना के सैंपल, है ना, पाठ योजना के विकसित, केवल धाम में यह परिचय दिया गया है, 8 चरण बताए गए हैं इसके, ये सिलेबस में दिया गया है। एग्जाम में पूछ लिया था कि जो है केवल धाम के द्वारा निर्धारित पाठ योजना के नमूने कितने चरण हैं, तो सिलेबस में दिया गया 8 चरण है। सिलेबस पढ़ेंगे तो कुछ चीजें अपने आप ही पता लग जाएंगी। आदर्श योग कक्षा की मूल्यांकन की विधियां, कैसे जज करेंगे, कैसे मेजर करेंगे कि आपकी कक्षा आइडियल क्लास है, आइडियल योगा क्लास है। योग कक्षा के लिए आवश्यकता क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछता है। मैट के बारे में पूछ लेता है, मैट का साइज कितना होना चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए। बैठने की व्यवस्था जरूर पूछता है एग्जाम में, है ना, योग के समय कैसे बैठना चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षक कहाँ बैठना चाहिए, ऊपर बैठना चाहिए कि नीचे बैठना चाहिए, और शिक्षक के लिए छात्र का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, है ना, माइंडसेट, विद्यार्थी का माइंडसेट कैसा हो, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवया, ये भगवत गीता के, ये भी क्वेश्चन आया था एज इट इज, यहीं से उठा लिया था और सिलेबस में दिया गया है। 4/4 34, चौथा अध्याय, 34वां श्लोक, एज इट इज पूछ लिया था कि ये शिक्षक के लिए छात्र का दृष्टिकोण संबंधी चर्चा गीता के कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, और यही उठा करके दे दिया।
एज इट इज सिलेबस में दिया है इसका उत्तर। तो ये 9वीं यूनिट में हमें इस तरीके से पढ़ना है। 10th यूनिट है हमारी प्रैक्टिकल योगा। प्रैक्टिकल योगा में जो हमने 5वीं यूनिट में पढ़ी है वो चीजें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन एडवांस इसमें सारी चीजें आती है रिसर्च वाली, लगभग जो लेटेस्ट रिसर्च हुई हैं उसके आधार पर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी कुंडली जगेगी, कौन सी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, वो सारे क्वेश्चन 5 यूनिट के आधार पर पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आएंगे रिसर्च के आधार पर। ठीक है। तो यौगिक अभ्यास में षटकर्म आएंगे, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध ध्यान सूर्य नमस्कार, ये सारे के सारे इसमें से आएंगे। और आसनों में भी इन्होंने आसन दे दिए, आसन इनमें से पूछ लेंगे खड़े होकर करने वाले आसन कौन से हैं, इनमें से बैठकर करने वाले आसन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए आसन का ये कौन कौन सा प्रकार है। जैसे वीरासन के भी 3-4 विधियां हैं, बैठकर करने वाली विधियां भी हैं अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका, और खड़े होकर करने वाली भी विधि है, लेकिन यहाँ पर आपको हठ प्रदीपिका वाली विधि काम नहीं आएगी। जो ट्रेडिशनली आ रही है वीरासन, खड़े होकर करने वाला वीरासन, वो आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपके हठयोग ग्रंथ काम नहीं आएगा। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, पेट के बल संतुलन वाले आसन, है ना, इनमें संतुलन वाले आसन अगर आप देख लेंगे तो पहले ही पता लग जाएगा, नहीं तो एग्जाम में सोचते रहेंगे नमस्कार आसन या टिट्टी आसन संतुलन में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। तो प्राणायाम में श्वास की जागरूकता क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। नाड़ी शुद्धि, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, शीतकारी, भ्रामरी, बाह्यवृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभवृत्ति, कैसे कैसे ये करने होते हैं। ध्यान के लिए अभ्यास प्रणव सोहम जप, इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। प्रेक्षा ध्यान, विपස්සना ध्यान, बंद मुद्राएं और समकालीन योगिक अभ्यास, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वाले। चक्र ध्यान किसकी देन है, एस व्यासा, है ना। माइंड साउंड रेजोनेंस मेथड, मन ध्वनि अनुकंपन तकनीक, ये भी एस व्यासा की देन है। भावती ध्यान किसकी देन है, सिलेबस में है ऑलरेडी और एग्जाम में पूछा जाता है। योग निद्रा किसने दिया, यहीं पे दिया हुआ BSY, बिहार स्कूल ऑफ योगा। सविता की ध्यान धारणा किसने दी है, DSV देव संस्कृति विश्वविद्यालय, है ना। तो सिलेबस में ही बहुत सारी चीजें आपको क्लियरली मेंशन की गई हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से पूछता है। तो ये आपका 10 यूनिट का हमने थोड़ा सा आपको क्लियर किया। इसमें से आपके आ जाती है अब, कोई डाउट हो तो नोट करके रखिए, एक बार 5 मिनट में हम फर्स्ट पेपर का और थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि बार बार कुछ विद्यार्थी पूछते हैं सर फर्स्ट पेपर का तो कुछ बताइए। देखिए क्या होता है, फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है उसमें भी, लेकिन वहां पर 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। 10 यूनिट है, इस हिसाब से हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन बनेंगे, टोटल जाकर के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और आपका 8वीं, 9वीं और 10वीं। ठीक है। ये यूनिट आपकी 5वीं, छठी और 7वीं को छोड़ दीजिए फिलहाल, इनको अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि इनमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इनमें से अगर आपने DI कर लिया, अगर किसी का मैथ वगैरह ठीक है, तो उसके लिए नाम नियम लागू नहीं हो रहा है, वो तो अच्छी बात है, अगर 5वीं, छठी, 7वीं जिसकी स्ट्रोंग है तो अच्छी बात है। लेकिन ये यूनिट कुछ ऐसी हैं, तीसरी वाली को भी इसमें से निकाल दो। पहली, दूसरी, चौथी, 8वीं, 9वीं, 10वीं कितनी बच गई, अब 6 बच गई। 7 अगर इंक्लूड करना चाहो तो तीसरी बच गई। तो पहले आपको, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरे से पूछते हो मेरी स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैंने भी लगभग 7 बार एग्जाम क्वालिफाई किया है, 7-8 बार, मुझे याद भी नहीं पूरा, तो 8 बार लगभग एग्जाम, 7 या 8 बार मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया और कंटिन्यू लगातार किया है। तैयारी करके भी किया है, बिना तैयारी के भी किया है, सब तरीके से। ये मेरा अपना अनुभव है। अगर जिन विद्यार्थी हिंदी बैकग्राउंड के हैं और योग में नए नए हैं, ग्रेजुएशन नहीं किया, योग में सीधा मास्टरी किया है और वो भी प्राइवेट से किया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेरी एक सलाह है, ज्यादा अति उत्साह में या ज्यादा किसी भ्रम में ना रहें। सीधा आप ना फर्स्ट पेपर में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, ये 6 यूनिट आप कवर करें। पहले पहले अगर आपके पास समय है तो सबसे पहले इन 6 यूनिट को कवर करें। फिर आपके पास और भी समय है तो फिर तीसरी यूनिट को भी पकड़ लें, तीसरी यूनिट की भी प्रैक्टिस करें, कंप्रीहेंशन पैसेज वाली, है ना। ये 6 यूनिट ऐसी हैं जो आप अगर पढ़ के जाएंगे ना, उसी में से आने वाला है, अलग से कहीं नहीं आने वाला है। क्योंकि ये जो फैक्ट है ना, ये बदलने वाले नहीं है। 5वीं, छठी और 7वीं यूनिट में कंसेप्ट समझ के जा सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। इक्वेशन बदल जाएगी वहां पर। वहां आप यहाँ पढ़ के जाओगे आप, 4 × 4 = 16, गुना करना सीख जाओगे, लेकिन जरूरी नहीं 4 × 4 ही आएगा, वहां पर हो सकता है आपको 14 × 14 आ जाए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बंधे बंधाए क्वेश्चन आएंगे,
पहली दूसरी चौथी आठवीं नौवीं और 10वीं में से। पहली आपकी टीचिंग वाली है, दूसरी रिसर्च वाली है। इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट तो पहली, दूसरी और चौथी होती है आपकी। पहली दूसरी चौथी। फिर आठवीं नौवीं और 10वीं तो है ही, फिर 10वीं इंपॉर्टेंट है आपकी। फिर आज के टाइम पे नौवीं इंपॉर्टेंट है, फिर आठवीं इंपॉर्टेंट है। ऐसे। तो इनको प्रायोरिटी के आधार पर लिया करो। और कोई उठा लेता है सीधा ही, अगर नौवीं यूनिट आसान है भाई नौवीं को कर ले पहले। नहीं, आसान को नहीं देखना, इंपोर्टेंट को देखना है। क्या करना है? इंपोर्टेंट को देखना है। सबसे पहले इंपोर्टेंट कौन सी है? पहली और दूसरी। इक्वल। इनको एक एक नंबर दो नंबर पे नहीं रखना है, बिल्कुल दोनों इक्वल इंपोर्टेंट है। टीचिंग और रिसर्च सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीचिंग और रिसर्च से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, और सबसे गहरे से यही पूछे जाएंगे। हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं बनेंगे टीचिंग और रिसर्च वाले, बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, है ना। फिर बात आएगी कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन से बनेंगे। फिर आपसे पूछेंगे हायर एजुकेशन वाले क्वेश्चन। फिर होगा पीपल इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये प्रायोरिटी के आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, फिर 8 मिनट भी आप कर लीजिए। इनमें से जो भी पढ़ के जाएंगे उन्हीं में से आने वाला है। आप पूछ रहे हैं सर तैयारी कहाँ से करें फर्स्ट पेपर की, बताऊंगा एक बार, ये सिलेबस कवर करा दूं फिर आपको बताऊंगा कहाँ से तैयारी करनी है। तो फिर आपके पास समय बच जाए तो थर्ड यूनिट आपको लेनी है, उठानी है। और फिर और अगर समय बच जाए तो पहले, सबसे पहले तो पढ़ना डीआई, है ना। और फिर बाकी यूनिट्स में से जो जो चीजें बच जाए उसको कर लीजिए, है ना। नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से आपको जितना ही तैयारी करके चले जाओ, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो 35 क्वेश्चन, मैक्सिमम 35 क्वेश्चन आता है, नहीं से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, है ना। और मैं वो 5-15 क्वेश्चन कहाँ छोड़ के चलता हूँ मैं, पांचवी छठी और सातवीं मिनट में ही मान के चलता हूँ कि ये हमारे आउट ऑफ नेटवर्क है। डीआई वाला तैयारी नहीं भी करके जाते हैं तो भी ठीक हो जाते हैं। डीआई बहुत आसान होता है, अगर एक दो बार तैयारी कर लिया तो और भी अच्छा है, कम से कम समझ में आ जाएगा। नहीं तो 35 क्वेश्चन का आप टारगेट बना के चलो। आपको 30 क्वेश्चन भी अगर आप इसमें से ले आते हो, या मतलब कहता हूँ 25 प्लस भी ले आते हो, बस इसी से काम बन जाएगा। अगर आप इसमें फर्स्ट पेपर में अगर आप स्कोर करना चाहोगे, सर मेरे 40 क्वेश्चन आ जाए, 50 क्वेश्चन आ जाए, मैं बोलता हूँ आपके मान लो 35 भी आ गए, 40 भी आ गए, सेकंड पेपर में आपका डल हो गया। फर्स्ट पेपर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, सिलेबस बिल्कुल एंडलेस सिलेबस है ना, अनडिफाइंड है। ये नहीं पता है कहाँ से कहाँ तक, ये भी नहीं पता है ना। इसलिए बता रहा हूँ फर्स्ट सेकंड फोर्थ एट नाइन्थ और टेंथ, इनमें थोड़ा सा मैटर है कि भाई हाँ यहाँ एक एरिया है। ये तो आउट ऑफ एरिया वाला सिलेबस है। 50 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन सिलेबस सेकंड वाले पेपर से भी ज्यादा बड़ा है। इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखता हूँ। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि इसमें कितने ही आप मेहनत कर लो, 35 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आ पाते हैं। 35 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आ पाते हैं। और अगर आपको इसमें इसमें 35 से ज्यादा लेने हैं तो सेकंड पेपर आपका वीक रह जाता है। क्योंकि आपके पास सब लोग ऐसे मोड पर हैं जीवन के, कि सबके पास जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ, सब कोई ना कोई एग्जाम भी, आपके बैकग्राउंड में उनका साइड बाय साइड एमए वगैरह चल रही है, मास्टर वगैरह चल रही है। तो और दूसरा इतने सारे बाधाएं हैं जीवन में अलग अलग तरह की। तो संभव नहीं है कि फर्स्ट पेपर को इतना टाइम आप दो, संभव नहीं है। आपको देना चाहिए अपनी फील्ड वाले पेपर के ऊपर। आपका पेपर है सेकंड, तो सेकंड वाले पेपर को आप मजबूत बनाओ। अगर आपको जेआरएफ नहीं भी हुआ तो भी उसकी नॉलेज जो आपने पढ़ी है सेकंड वाले पेपर की, वो आपको काम तो आएगी कम से कम। तो पहले सेकंड वाला पेपर, अगर आपने फर्स्ट पेपर में 50 के 50 क्वेश्चन ले भी आए, तो आगे तो फील्ड में आपको योग की फील्ड में आगे बढ़ना है ना। तो ये नॉलेज कहाँ काम आएगी आपको? इसका मतलब ये मत समझना कि पढ़ना नहीं है। मैं बता रहा हूँ प्रायोरिटी किस पे रखनी है। बुद्धिमानी से करनी है पढ़ाई, स्मार्ट रीडिंग करनी है, हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट रीडिंग। ठीक है। तो पहले सेकंड पेपर मजबूत बनाओ, साथ साथ में जब आपका सेकंड पेपर पूरा बढ़िया हो जाए, जब आप एक बार रिवीजन करना शुरू करें तो पहले पेपर को उठाओ। पहले पेपर से फर्स्ट सेकंड यूनिट, फिर फोर्थ यूनिट, फिर नाइन्थ टेंथ, फिर एट्थ यूनिट, ये जो कंप्लीट हो जाए, तो जब इनका रिवीजन चल रहा हो साथ साथ में, तो फिर थर्ड यूनिट भी उठा लो, पांचवी छठी और सातवीं का प्रैक्टिस करना शुरू करो। इस तरीके से लेवल बनाओ तैयारी के, है ना। ऐसे ही नहीं कहीं से भी कोई उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे तो फिर भ्रमित हो जाओगे। एक फ्रेम दो अपनी तैयारी को, प्लान करो। एक फ्रेम देना है, पूरा डिजाइन करो अपनी स्टडी को, अपनी तैयारी को डिजाइन करना है कि मुझे यहाँ से यहाँ, ये मैंने आज पहली यूनिट पढ़ ली है, इसका रिवीजन मुझे, पहला रिवीजन मेरा 24 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। सेकंड रिवीजन मेरा 72 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। थर्ड रिवीजन मेरा 7 डेज के अंदर होना चाहिए। और फोर्थ रिवीजन मेरा 15 दिन के अंदर होना चाहिए। फिफ्थ रिवीजन मेरा 1 महीने के अंदर होना चाहिए। आप इस तरीके से बांट दोगे ना, फिर आप मुझे बताना कि सर हम कोई चीज भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं। पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए।
नहीं तो आपने कितना ही रात भर जग के पढ़ा हो, अगर रिवीजन आपने 24 घंटे के अंदर नहीं किया तो सारा का सारा पानी फिर गया उसके ऊपर, दोबारा पढ़ना पड़ेगा वो। विश्वास नहीं आता तो करके देख लेना। और सेकंड रिवीजन, अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया और 3 दिन तक बिल्कुल पढ़े ही नहीं, है ना, फिर देख लेना फिर भी कितना जल्दी याद रहता है आपको, बिल्कुल नहीं रहेगा। 72 घंटे के अंदर सेकंड रिवीजन चाहिए, 7 डेज के अंदर थर्ड रिवीजन चाहिए, है ना। ऐसे रिवीजन जितना होगा आपका, क्या होता है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, पढ़ा हुआ नहीं, दोहराया हुआ याद रहता है, दोहराया हुआ, ध्यान रखना, दोहराया हुआ याद रहेगा पक्का। इस नियम को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना। दोहराया हुआ जो आपने रिवाइज किया है ना, याद वो रहेगा। माइंड पहले वाली चीज को, इन्फॉर्मेशन जो आती है ना, उसको शॉर्ट मेमोरी में रख देता है कि अचानक से कोई पढ़ लिया होगा, इसको जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप जब बार बार उसको इंपोर्टेंस देते हो किसी चीज को, तो माइंड उसको अपने पास रखता है कि भाई वो इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार इंसान को इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसको फ्रंट में रखेगा। जैसे आप भी रखते हैं ना घर में, कोई सामान आपका बार बार यूज का हो तो ज्यादा गहराई में नहीं रखते उसको, अंदर जाके स्टोर रूम में, तो उसको बाहर ही रखते हो, बोला इसका रोज यूज है हमें, रोज यूज है। और जो दिखती रहेगी ना चीज, आपको दिखती रहेगी दिखती रहेगी, माइंड अपने आप चीजों को लिंक करता रहता है बस, ज्यादा पीछे भेजता है नहीं, इन्फॉर्मेशन को कैच करता रहता है। स्ट्रेटेजी बता दी मैंने कम शब्दों में, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो फर्स्ट पेपर में ये सारी स्ट्रेटेजी है कि आप पहले फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, एट, नाइन्थ और टेंथ, पहले इन दोनों यूनिट को, फिर इस यूनिट को, फिर टेंथ को, फिर आप इन दोनों में से जो भी चाहें वैसे कर सकते हो। और फिर जब ये हो जाए पूरी, ये भी कब शुरू करनी है, आपके पास अगर जून की तैयारी कर रहे हो आप, जून की अगर तैयारी कर रहे हो, तो हमने अभी 21 जून को शुरू किया था एग्जाम ये अपनी क्लासेज, और बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेज भी हुआ, तो भी हमने कब पूरा कर लिया हमारा, 30 अक्टूबर को, 30 या 31 अक्टूबर को हमारा सिलेबस पूरा हो गया, लगभग 4.5 महीने में। सेकंड पेपर, ठीक है, सेकंड पेपर हमारा लगभग 4.5 महीने में हो गया। अगर हम योग सूत्र को थोड़ा टाइम से पूरा करते, या थोड़ा पूरा टाइम देते उसको, एक साथ पूरा ना पढ़ाते, तो भी हमारा 5 महीने में 100% पूरा हो जाने वाला था सिलेबस, सेकंड पेपर है केवल। तो अब आपके पास है पूरा जून 2025 तक, पूरे लगभग 9 महीने हैं आई थिंक, नवंबर दिसंबर, हाँ लगभग 8-9 महीने आपके पास है। तो पहले 5 महीने 4 महीने का समय लगाइए सेकंड पेपर को तैयार करने में। जब सेकंड पेपर का सारा रिवीजन हो होकर के आपका शुरू हो जाए फाइनल रिवीजन, तो उसके साथ साथ में फर्स्ट पेपर को शुरू करिए, और फर्स्ट पेपर में ये वाली यूनिट, और जब ये वाली कंप्लीट हो जाए, इनका रिवीजन कम चल रहा हो, तब आप शुरू करिए दूसरी वाली यूनिट, है ना, जो अदर बच गई, अगर करना चाहो तो। थोड़ा हल्के हल्के कॉन्सेप्ट डीआई वाले, है ना, मेल वगैरह इस तरह की चीजें वो तो फोर्थ में आ जाएंगी, तो ये चीजें करो। इस स्ट्रेटेजी से आप करोगे तो बहुत आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बहुत आराम से आप सेकंड पेपर पे कमांड हासिल कर लोगे, बहुत आराम से। मैं बोलता हूँ जेआरएफ हो या नहीं हो, ऑप्शन बहुत सारे हैं, मैंने बता दिया, वो स्कॉलरशिप बहुत सारी हैं। स्कॉलरशिप उनमें से भी कोई स्कॉलरशिप ना मिले, तो भी आपको यू पेपर 2 ही काम आएगा जब आपकी सिनॉप्सिस बनेगी। जब आपको कहीं अगर अपना प्रोजेक्ट डालना होगा, कहीं कंपनी से आपको फंड लेना होगा, तो भी पेपर 2 ही काम आएगा, पेपर 1 काम नहीं आएगा। पेपर 1 की केवल आपको सेकंड यूनिट काम आएगी, रिसर्च वाली, है ना। तो सेकंड वाली यूनिट तो करके ही जाना तैयार सभी के सभी, ताकि पीएचडी में बाधा ना हो आपको, क्योंकि एंट्रांस एग्जाम होता है ना जब पीएचडी का, तो सेकंड और फर्स्ट यूनिट से ही आता है एग्जाम भी। पेपर 1 की फर्स्ट और सेकंड यूनिट से एग्जाम में आते हैं पीएचडी के लिए, एंट्रांस टेस्ट जब होता है। और योग वाला तो पूरी की पूरी 10 आती है, ठीक है। तो ऐसे प्रायोरिटी बना करके आपको तैयारी करनी है। तो अब ये इस तरीके से हमने फर्स्ट और सेकंड पेपर का आपको रोड मैप बता दिया। इसमें से किसी और को कोई बात हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, क्लियर है सबको। ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, ये यूट्यूब उस पर चली जाएगी, एप्लीकेशन पे, तो बाद में